जाते हैं ऐसे नंबर को हम कहते हैं नेचुरल नंबर। होल नंबर जो सेट ऑफ नंबर जो कि 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन, इन्फिनिटी तक चलता है, अनंत तक जाता है, उसे हम कहते हैं होल नंबर या फिर पूर्ण संख्या। उसी तरीके से अगर हम बात करें रैशनल नंबर की, तो ऐसे नंबर जो p/q की फॉर्म में होते हैं। अब ये p/q है क्या, जैसे मैंने यहाँ लिखा 2/4 3/5, ये सारे क्या है, रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। इसमें कंडीशन क्या होती है, अ नंबर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ p/q बट q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। जो इसका आपका हर होता है वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। अपरिमेय संख्या क्या होती है, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होती है और रिपीटिंग नहीं होती है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। जैसे कि अगर मैं बात कर लूँ 5 1 0 5 1 00 5 1 000, तो आप क्या देख रहे हो, ये संख्या ना तो कट रही है और ना ही ये संख्या रिपीट हो रही है। यहाँ 510 है, यहाँ 5100 हो गया, यहाँ 51,000 हो गया, तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं इरैशनल नंबर। अब हो सकता है आपको ऐसे नंबर्स दे दिए जाए और आपसे पूछ लिया जाए ऑप्शन में कि क्या ये नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, रैशनल है या इरैशनल है, तो ये वाला जो नंबर है वो क्या है, इरैशनल नंबर है। इसके बाद हम देखेंगे रियल नंबर। तो रियल नंबर बेसिकली है क्या, इन सारे नंबर का जो कॉम्बिनेशन होता है। सपोज ये एक बैग है या थैली है जिसके अंदर क्या है, होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है, रैशनल नंबर भी है, इरैशनल नंबर भी है और इसमें क्या है, इंटीजर्स भी है। इंटीजर्स को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इंटीजर्स भी है, इरैशनल नंबर भी इसके अंदर है। इन सारे नंबर के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर। तो जितने भी ये नंबर है ये सारे क्या है, रियल नंबर है। तो यहाँ आपने ये देख लिया। अब हम डायरेक्टली आते हैं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया कि आपसे क्या पूछा जाता है इस टॉपिक से, कि इनमें से दे दिया जाएगा कि ये कौन से नंबर हैं, ये रियल नंबर है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, रैशनल है, इरैशनल है। इसके साथ ही आपसे क्वेश्चन में मे बी मैथ्स के पार्ट में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, वो मैं एक एक करके फटाफट डिस्कस करती हूँ आपके साथ ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा बनता है इस टॉपिक से वो ये है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। 1 and 2 के बीच में हमें क्या करना है, 5 रैशनल नंबर, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है 1 और 2 के बीच में। तो इसमें ट्रिक क्या है, ट्रिक तो नहीं है, मतलब मेथड क्या है, आप देखोगे कि जो भी नंबर आपको दिया गया रहेगा उसमें आपसे बोला जाएगा कि कितने फाइंड आउट करने, जितने फाइंड आउट करने, कितने 5, उससे 1 और इंक्रीज कर देना, मतलब क्या हो गया 6। अब आपको क्या करना है, अगर मैं इसको फ्रैक्शन में लिखूं तो 1 को 1/1 लिख सकते हैं, 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2/1, क्योंकि सभी नंबर के मतलब ये 1 जो है ये डिनोमिनेटर में कॉमन है। अब आपको क्या करना है, ये जो नंबर आया ना इससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या बन जाएगा 6/6 और ये क्या आ गया 12/6। अब इसके बीच के नंबर हमें फाइंड आउट करने, 6 के आगे क्या आएगा 7, तो 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6। ये क्या हो गए 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। क्लियर है। वैसे एक और क्वेश्चन है एक्सरसाइज में जिसे कि मैं आप सभी के साथ डिस्कस कर देती हूँ, तो आप यहाँ देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो जब भी फ्रैक्शन की फॉर्म में आएगा ना, सबसे पहले देखना है डिनोमिनेटर सेम है या नहीं, जो हर है वो सेम है या नहीं। अगर सेम है तो आपको कुछ नहीं करना है,
सीधा आपसे पूछा गया कि 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करो, तो मैंने अभी आपको बताया कि आपको जस्ट एक 1 ऐड कर देना है, जितना भी पूछा जाए उससे एक ज़्यादा, तो कितने हो गए 6। अब आपको क्या कर देना है, न्यूमरेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई करना है एंड डिनोमिनेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, ये क्या आ जाएगा 18/30 और ये क्या आ गया 24/30। ठीक है, अब इसके बीच के नंबर्स आपको फाइंड आउट करने हैं। तो 18 के बाद क्या आता है 19, तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड ये आगे आपके कितने नंबर्स 23/30। 5 रैशनल नंबर आपको मिल गया, किसके बीच का 3/5 एंड 4/5 के बीच का। तो यहाँ आपने 2 देखा, एक तो मैंने दिखाया आपको कि इरेशनल ऐसे नंबर्स दे दिए जाएंगे और बताया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन से नंबर है, नेचुरल है, होल है, रैशनल है, इरेशनल है। सेकंड क्वेश्चन ये बनने के चांसेस बनते हैं इस एक्सरसाइज से और इस चैप्टर से कि क्या आपको रैशनल नंबर पूछ दिया जाए, इसके बीच के रैशनल नंबर कौन से आएंगे। अब हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर से। तो आइए हम क्वेश्चन को देखेंगे। और ये काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि मैथ्स का पोर्शन पूछा जा रहा है तो सिर्फ आपके लिए एस्टेट में हेल्पफुल है। आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, वहाँ आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है जो क्वेश्चन मैं अभी आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो क्वेश्चन इज, आपको शो करना है, शो डैट व्हाट 0.3 बार is in the form of, can be expressed in the form of P/Q. ठीक है, ये है क्वेश्चन। 0.3 बार को हमें P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए करना क्या है, मैं फुल प्रोसेस के साथ आपको नहीं करवाऊंगी क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा, आप सिर्फ ट्रिक्स के साथ ही देखो। आपको जो नंबर दिया गया है वो क्या है 0.3 बार, और बार का मतलब क्या होता है कि नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो आपको इसको क्या लिख लेना है 0.333 ऐसा 4 टाइम्स तक लिख दोगे और आगे डॉट 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 मीन्स सो ऑन, और भी आगे रिपीट होता चलेगा ये नंबर। अब आपको क्या करना है, यहाँ से देखना है कि कितने नंबर के ऊपर बार है, तो सिर्फ एक डिजिट के ऊपर बार है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ जो नंबर दिया गया है सेम नंबर को हमें न्यूमरेटर में लिख देना है, सिर्फ एक्सेप्ट 0। अगर 0 डेसिमल से पहले है, ठीक है ना, तो उस 0 को नहीं लिखना है, 0 के अलावा जो नंबर है उसको लिखना होता है। तो 0 के अलावा 3 है। सेकेंड स्टेप मैंने आपको क्या बताया कि आपको देखना है कि कितने नंबर के ऊपर बार है, तो एक नंबर के ऊपर। तो जितने नंबर के ऊपर बार रहेगा उतना 9 हम यहाँ डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो ये क्या आ गया 3/9, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा 1/3। तो इसका P/Q फॉर्म क्या आ गया 1/3। वैसे ही अगर आपसे एक और क्वेश्चन दे दिया गया, इफ x इक्वल्स टू 0.67 बार, और आपसे पूछ दिया जाए कि इसका P/Q फॉर्म क्या होगा, और ऑप्शन में बहुत सारे नंबर्स दे दिए जाएंगे, जैसे सपोज 67/99, 67/90, 67/1000, सॉरी 100, और फिर आपको दे दिया जाए 67/1000 और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले वहाँ प्रॉपर मेथड से सॉल्व नहीं करना है, वहाँ जो मैंने अभी आपको बताया कि करना क्या होता है, जो न्यूमरेटर में नंबर है एक्सेप्ट 0 उसको एज इट इज़ लिख देना है, और डिनोमिनेटर में क्या देखना है कि कितने नंबर के ऊपर बार है उतने 9। तो कितने डिजिट के ऊपर बार है 2 डिजिट, तो 2 9 यहाँ आ जाएगा। और फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो, इसलिए इसका आंसर यही आ जाएगा। अगर ये संख्या कट सकती थी, सिंप्लीफाई हो सकता था, तो इसका आंसर कुछ और भी आता, मतलब सिंप्लीफाई करके। तो यहाँ आपने देखा। वैसे ही अगर एक और हम ले लेते हैं, जैसे 0.675 के ऊपर बार आ गया, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 675, और कितने नंबर के ऊपर बार है 3 डिजिट्स के ऊपर, तो 999। अब आप आगे देखेंगे सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, तो आप ये देखोगे 7 5 12, 12 + 6 = 18, मतलब 3 से दोनों ही नंबर कटेंगे, तो इसको काट देना है 3 से ये 2 बार में, और ये 225 आ गया, और नीचे 3 3 3 अगेन काटोगे, फिर से ये कट सकता है। अब ये नंबर जो है फिर से कटेगा, आप इसको दोबारा काटेंगे, ठीक है। अब फर्दर नहीं कटेगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा
25/37। तो इस वाले चैप्टर से जो मेन इम्पॉर्टेंट था वो ये 3 थे। इसके अलावा 1-2 और क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं, जिसे कि मैं अभी आप सभी के साथ डिस्कस कर रही हूँ। और मैं जो भी करवा रही हूँ एज पर आपके सिलेबस में, जो एस्टेट के सिलेबस, बिहार एस्टेट के सिलेबस में है, उसके अकॉर्डिंग करवा रही हूँ। सिलेबस भी मैंने मैथ्स का अपलोड कर दिया था, जो कि प्रिस्क्राइब मतलब ऑलरेडी अपलोडेड है साइट पे। ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 2 whole 3/5 मल्टीप्लाई बाय 2 whole 1/5। ठीक है। इसको आपको आ जाएगा कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, सॉल्व करके बताना है। तो आपको पता होना चाहिए जब बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई होता है तो हम पावर को ऐड कर देते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर p की पावर m है मल्टीप्लाई बाय p की पावर n है, मतलब दोनों का बेस क्या है, आधार जिसको आप बोलते हो, आधार सेम है और ऊपर में जो पावर है वो अलग अलग है और बीच में साइन मल्टीप्लाई का है, तो हम क्या करते हैं, दोनों पावर को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ भी 2 है, 2 को कॉमन ले लोगे बेस को और यही रूल फॉलो करोगे यहाँ भी, इन दोनों को प्लस कर दोगे, 3/5 प्लस 1/5, ये दोनों ऐड होके क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 5 ही आएगा। 3 + 1 = 4 मीन्स 2 की पावर 2 raised to the power 4/5, ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक आपको डिवाइड का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि आपसे बोल दिया जाए 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1, ऐसे आ जाए, इसको सॉल्व करने को दिया जाएगा। तो आपको ये नहीं करना है कि 2 की पावर 3 8 आ गया, फिर 8 से 2 को आप करेंगे, इतना करने की जरूरत नहीं होती है। इसके लिए भी आपके पास फॉर्मूला है क्या, अगर डिवाइड में होगा p की पावर m डिवाइडेड बाय p की पावर n, डिवाइड में अगर बेस सेम है और पावर डिफरेंट है तो आप क्या करते हो, माइनस, पावर को कर देते हैं आपस में माइनस। तो यहाँ भी आप सेम फॉलो करेंगे, 3 - 1 विच इज 2, 2 की पावर 2 मतलब क्या आ गया 4, इसका आंसर क्या आ जाएगा 4। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे, दैट इज पॉलिनोमियल, बहुपद जिसको हिंदी में कहा जाता है। नेक्स्ट चैप्टर इज पॉलिनोमियल, जिसे हिंदी में कहा जाता है बहुपद। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको रूल्स बता दूं कि कैसे, क्योंकि क्या होता है ना कि मान लो बेसिक क्वेश्चन ही आपको दे दिया जाए कि जो आपको दिया गया वो एग्जैक्टली पॉलिनोमियल है या नहीं है, जो भी एक्सप्रेशन दिया जाता है, सपोज एक एक्सप्रेशन दिया गया है, इसके रूल्स आप देख लेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ रूल्स बताऊंगी ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। y²√2 एक क्वेश्चन दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इज दिस द पॉलिनोमियल, क्या यह बहुपद है, तो हाँ है। सबसे पहले तो ये देखना है कि ये जो वेरिएबल्स होते हैं, जिसको हिंदी में कहा जाता है चर, क्या कहा जाता है वेरिएबल को, चर, मतलब जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल का मतलब क्या है, जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। और ये अगर बोलोगे नंबर जो होते हैं 1 2 3 4, इसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते इसको, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट, अचर। ठीक है ना। और ये क्या है, चर, जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि एक एक्सप्रेशन देके कि क्या ये पॉलिनोमियल है, तो ये वाला है। पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन क्या होती है, जो इसकी पावर होनी चाहिए वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। फर्स्ट कंडीशन इज पावर शुड बी, पावर ऑफ वेरिएबल्स शुड बी पॉजिटिव, शुड बी पॉजिटिव। ठीक है। सेकंड क्या होना चाहिए कि जो आपका वेरिएबल है कंटेन रूट, अंडर रूट साइन जो है उसके साथ नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे।
और ये कहीं, और अगर आप नेगेटिव पावर की बात करते हो इसका मतलब क्या है कि जो आपका वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो डिनोमिनेटर में है तो पावर उसकी नेगेटिव आ जाएगी। आप उसको ऊपर लेकर जाओगे न्यूमरेटर में तो ऑब्वियसली पावर जो होगी नेगेटिव हो जाएगी। तो वेरिएबल जो आपका होना चाहिए at the place of denominator, या variables should not be in the denominator। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब हम क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको और सही से ये समझ आने लगेगा। जैसे कि ये बताया तो यहाँ अब अप्लाई कर लो। सबसे पहले देखोगे पावर क्या है, पॉजिटिव है। किसकी पावर पे फोकस कर रहा है, सिर्फ वेरिएबल की, हमें कॉन्स्टेंट से कोई मतलब ही नहीं है। वेरिएबल की पावर पॉजिटिव, वेरिएबल क्या रूट के अंदर है, नहीं है। वेरिएबल क्या डिनोमिनेटर में है, नहीं है। अगर नहीं है तो मतलब ये वाला हमारा क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, उसी तरीके से एक और मैं यहाँ लिख रही हूँ। सपोज हमें ऐसा दिया गया है 3√t + 2। अब आपसे पूछा जाएगा चेक वेदर दिस इज अ पॉलिनोमियल और नॉट। तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ हमने कंडीशन पढ़ा है वेरिएबल जो है वो रूट साइड के अंदर नहीं आना चाहिए। अब ये t क्या है, वेरिएबल है और ये रूट के अंदर है, इसलिए ये वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल है क्या, तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज x⁻10 y⁻5 + z⁻3। अब आपसे पूछा जाएगा कि इज दिस अ पॉलिनोमियल, तो यस ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि पावर देखो वेरिएबल की क्या है, पॉजिटिव है, रूट साइन के अंदर नहीं है और ना ही डिनोमिनेटर में है। लेकिन उसी की जगह अगर मैं ऐसा लिख दूं y + 1/y², तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि वेरिएबल यहाँ तो पॉजिटिव है इसकी पावर, लेकिन जैसे ही ये डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ गया, जब आप उसको ऊपर ले जाओगे ये क्या आ जाएगा, y⁻², इसलिए ये पॉलिनोमियल क्या है, नहीं है। ठीक है, तो यहाँ आपने देखा बेसिक कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। अब हम देखेंगे पॉलिनोमियल की टाइप्स को और फटाफट इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें हमसे पूछा क्या जाता है। तो हमसे पूछा जाता है कि एक तो कॉफिशिएंट, और नेक्स्ट हमसे पूछा जाता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल एंड द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइप्स की, और इसके साथ साथ ही हम सारे पार्ट को कवर कर लेंगे। तो टाइप्स में हम सबसे पहले बात करें तो मोनोमियल, सेकेंड आपका आता है बायनोमियल, एंड थर्ड वन इज ट्राइनोमियल, या क्यूबिक भी इसको बोल दिया जाता है। ठीक है, ट्राइनोमियल। जैसे मैंने यहाँ लिखा 3x, दिस वन इज मोनोमियल, सिर्फ सिंगल है। बायनोमियल अगर मैंने यहाँ लिख दिया 3x + 5, दिस इज बायनोमियल, एक ऑपरेटर सिंगल ऑपरेटर यूज होगा। और कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स है। यहाँ कितने टर्म्स है, 1 टर्म्स है, इसलिए 1 टर्म वाले को मोनोमियल, 2 टर्म्स वाले को बायनोमियल। और अगर यहाँ 3 टर्म्स है, 3x² + 6x + 5 अगर लिखा हुआ है, तो ये क्या आपका आ जाएगा, ट्राइनोमियल। नेक्स्ट आपका आता है लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये पावर के अकॉर्डिंग होता है। अगर मैं यहाँ लिखूँ 3x, फिर मैंने लिखा 3x² और यहाँ लिख दिया 7x3, इसकी पावर, वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है। तो जब कभी भी पावर 1 होगी उसको हम बोलते हैं लीनियर। पावर 1 मीन्स लीनियर। ये वाला पॉलिनोमियल कैसा आ जाएगा, लीनियर। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी पॉलिनोमियल है। क्यों है पॉलिनोमियल, तो अभी अभी हमने देखा कि वेरिएबल की पावर पॉजिटिव होना चाहिए, तो है, रूट अंडर साइन के अंदर नहीं है, यस, और ना ही वो डिनोमिनेटर में है, इसलिए क्या है, पॉलिनोमियल है। और पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर क्या है, 2 है। तो अगर पावर 2 है तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। वैसे ये क्या आ गया आपका, क्यूबिक। क्लियर है।
नेक्स्ट इज फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आ जाएगा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब अगर हम ध्यान से देखें, सपोज एक क्वेश्चन हमारे पास है एक्स रेज टू द पावर 5 माइनस एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 3। ध्यान से देख सकते हो पॉलिनोमियल है, सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। हमसे पूछा क्या गया है, डिग्री बताना है। तो डिग्री होता क्या है ये आप समझेंगे, द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 5। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या आ जाएगी, 5। ठीक है। उसी तरीके से एक और क्वेश्चन अगर हमारे पास होता है एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस एक्स रेज टू द पावर 3 प्लस 5, कुछ ऐसा दिया हो और यहाँ आपसे पूछा जाए डिग्री, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 4। इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट द गिवन पॉइंट। किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू पूछ ली जाएगी आपसे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उसे भी हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे जीरोस फाइंड आउट करना, जिसको हिंदी में शून्य कर बोलते हैं। जैसे मान लो कोई पॉलिनोमियल है, उसकी वैल्यू हमसे 1 पे पूछ दिया गया एंड द पॉलिनोमियल इज 3x² प्लस 6x प्लस 5। ऐसा कोई पॉलिनोमियल दिया गया है, आपसे वैल्यू क्या पूछी गई है, 1 पे, एंड ऑप्शन में आपको वो नंबर्स दे दिए गए रहेंगे जहाँ आपको टिक करना होगा। ठीक है। तो यहाँ 1 पे पूछा गया, मतलब वेरिएबल की जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट कर दोगे, 1। क्या आ जाएगी वैल्यू, 3 प्लस 6 प्लस 5 विच इज़ 11। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 11। अगर 2 होता तो आप x की जगह 2 पुट करके वैल्यू फाइंड आउट करते। नेक्स्ट टॉपिक इज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मे बी इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। जीरोस, जिसको हिंदी में कहा जाता है शून्य, बहुपद का शून्य ज्ञात करना। अगर आप हिंदी में भी पढ़ना चाहते हो तो मैथ्स में ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती है, हिंदी और इंग्लिश में आपको समझ आएगा, और साथ में मैं वर्ड्स लिखते भी जा रही हूँ। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपको क्या करना होता है, चेक करना होता है, जाँच करना होता है कि वो जीरो है कि नहीं उस पॉलिनोमियल का, एंड सेकेंड आपको फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का आता है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम दोनों के एक एक क्वेश्चन को कर लेंगे ताकि आपको और भी क्लियरिटी हो जाए। ठीक है। तो यहाँ आपने क्या देखा, पहले में हमें चेक करना होगा, सेकंड में हमें जीरोज फाइंड आउट करना होता है। ठीक है। जैसे सपोज एक क्वेश्चन हमें दिया गया है x प्लस 5, इसका आपको दिया गया फाइंड द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो जब भी क्वेश्चन में आ जाए फाइंड द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल दिया गया होगा उसको 0 के इक्वल पुट कर लो और वहाँ आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ये वाला +5 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, -5। तो x इक्वल्स टू -5 जो आ गया, ये क्या है, शून्यक है। किसका, इस बहुपद का। ये क्या है, जीरोज है ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि सपोज px इक्वल्स टू 3x प्लस 1 और आपसे पूछा जा रहा है कि x इक्वल टू -1/3 इज द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल और नॉट। क्या पूछा जा रहा है कि x इक्वल्स टू -1/3 इस पॉलिनोमियल का जीरोज है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए क्या करना है, जो भी x की वैल्यू दी गई है उस वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में पुट कर दो। अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई तो वो जीरोज है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ पुट करेंगे तो वैल्यू x की जगह क्या पुट करना है, -1/3 प्लस 1, 3 से 3 कट जाएगा, क्या आ गया, -1 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 0। तो हम क्या कह सकते हैं कि x इक्वल टू -1/3 इज द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, किस पॉलिनोमियल का, तो जो आपको दिया गया है 3x प्लस 1 का। ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार दोबारा इसको देख लीजिए। जहां आपको बोला जाएगा चेक करने को, तो चेक करने को बोला जाएगा तो जो x की, y की, z की जो भी वेरिएबल की वैल्यू होगी उसको पुट करना। अगर आंसर 0 आ गया तो जीरोज है, अगर आंसर 0 नहीं आया तो जीरोज नहीं है। लेकिन अगर आपको बोला जाएगा कि फाइंड करो, जब कभी भी क्वेश्चन में फाइंड आ जाए तो उसी वाली पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट करना और वहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है दैट इज़ रिमाइंडर थ्योरम। ये बहुत ही लंबा सा थ्योरम है, लेकिन हमें उस तरीके से इसे सॉल्व करना नहीं है एग्जामिनेशन में। अगर आप एग्जाम में रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करते रहोगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। आपको जस्ट रिमाइंडर फाइंड आउट करने को देगा और देखिए कि किस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। यस, एक क्वेश्चन है हमारे सामने, फाइंड द रिमाइंडर, शेषफल ज्ञात करें, हिंदी में दिया होगा, ठीक है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको किससे डिवाइड किया गया है, इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1, ठीक है। अब इसको डिवाइड करने मत लग जाना रिमाइंडर थ्योरम की तरीके से। आपको जस्ट क्या करना है, देखो क्या कहा गया क्वेश्चन में कि जब इस वाले पॉलिनोमियल को हम इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये आपका क्या है, डिवाइजर है, ये क्या है, डिविडेंड है। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, तो करना क्या है कि ये जो वैल्यू दी गई रहेगी डिवाइजर की, सॉरी, इसको 0 के इक्वल पुट करना। यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल्स टू -1, यही वाली वैल्यू बस यहाँ पुट कर दो, जो आंसर आएगा वो रिमाइंडर है। अब हमने ये पॉलिनोमियल दोबारा से लिख लिया, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। क्या करना है, चेक कहाँ कर, आपको वैल्यू कहाँ फाइंड आउट करनी है, एट x इक्वल्स टू -1, जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 पुट करो। अब आपको पता होगा कि अगर माइनस की पावर क्या हो, ऑड हो तो आंसर माइनस में आता है, और माइनस की पावर इवन होती है तो आंसर प्लस में आता है। तो यहाँ क्या है, पावर ऑड नंबर है इसलिए इसका आंसर माइनस में आएगा। अगेन ये +1 में चेंज हो जाएगा क्योंकि इसकी पावर क्या है, इवन है, तो ये क्या आ जाएगा 3, ये क्या आएगा -3, और ये क्या आ गया 1। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे 3 से 3 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो इसका आंसर क्या है, आपको फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस, सो द रिमाइंडर इज 0 हियर। ऐसे ही कुछ और भी वैल्यू आपको दे दी जाएगी, x+2, x+3, एनीथिंग, है ना। लाइक यहाँ पे x+2 पे आपको चेक करने को दे दिया जाएगा, तब भी आप क्या करोगे, x+2 इक्वल्स टू 0 पुट करके x की वैल्यू के आगे -2 पे इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करोगे। तो यहाँ आपने देख लिया रिमाइंडर थ्योरम को। अब कुछ फॉर्मूले हैं जो कि मैं इस वीडियो में इतना जल्दी तो कवर नहीं कर सकती हूँ, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर कर दूंगी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट इज फॉर्मूले वाले भी मैं अपलोड कर दूंगी। मैं ट्राई करूंगी कि कल आपको मतलब फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस भी करा दूं, क्योंकि वो इतने जल्दी सॉल्व नहीं हो पाएंगे कि फटाफट हम सारे चैप्टर्स भी कवर कर लें। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और ये हम विदिन 5 मिनट्स में कवर करेंगे, और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है, आपको सबसे पहले नॉलेज होनी चाहिए क्वाड्रेंट की, साइन की, क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनेगा और कुछ क्वेश्चन बाहर से नहीं बन सकता। अब इसको ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो, ये क्या है, यहाँ ये कितने पार्ट्स इसके बन रहे हैं, 4 पार्ट्स। ठीक है, ये जो है ये पूरा प्लेन है, इस प्लेन को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। अब इस कार्टेशियन प्लेन के कितने पार्ट्स बन रहे हैं, 4 पार्ट्स बन रहे हैं। इन 4 बॉक्स को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट चूंकि 4 पार्ट्स बन रहे हैं इसलिए क्वाड का मतलब 4 होता है, 4 पार्ट्स बन रहे हैं इसलिए हम इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट, और हिंदी में हम इसको बोलते हैं चतुर्थांश।
क्योंकि 4 बॉक्स बन रहे हैं, तो यहाँ से आप रिलेट कर लेना, इसको बोलते हैं हम हिंदी में चतुर्थांश। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इस चीज़ का ध्यान देना, एंटी क्लॉकवाइज चलना है, ये नहीं कि आप फर्स्ट के बाद सेकंड क्वाड्रेंट ये ले लो, एंटी क्लॉकवाइज। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। अब आपको एक और चीज़ ध्यान देना है, अब क्या जो इम्पोर्टेंट है वो है साइन। तो पहले वाले में देखो, जो हमारा राइट हैंड साइड होता है, हम कोई भी काम राइट हैंड से करते हैं वो इजीली करते हैं, तो राइट को ले लेना है पॉजिटिव। और अगर आपके मार्क्स ऊपर की तरफ जाते हैं, इंक्रीज होते हैं, तो उसको आप किससे दिखाते हो, पॉजिटिव से। तो ये वाला जो बॉक्स बना हुआ है, पहला वाला बॉक्स, इसमें आप देख रहे हो राइट आ रहा है और ऊपर का पार्ट आ रहा है, इसलिए यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू आपको किस में मिलेगी, प्लस और प्लस में, ठीक है। तो यहाँ आपसे पूछ लिया जाता है कि इसमें साइन क्या यूज होता है, तो प्लस प्लस। सेकेंड वाले में देखोगे y की भी वैल्यू, इस वाले बॉक्स को बनाने में ये दोनों लाइन जो है वो रे आप कह सकते हो, लाइन तो नहीं, ये दोनों हेल्प कर रहे हैं। ये पॉजिटिव का है, ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये हमारा लेफ्ट हैंड है, मतलब नेगेटिव है, तो x, इसको हम क्या बोलते हैं, x एक्सिस, ठीक है। ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम x एक्सिस बोलते हैं, इसको हम x बोलते हैं, और नेगेटिव साइड को हम x डैश बोलते हैं। ठीक उसी तरीके से y, ये y एक्सिस है, वर्टिकल लाइन जो है ये y एक्सिस है, इसको हम y प्लस वाले को सिर्फ y से दिखाते हैं, और नीचे वाले पार्ट को जिसको हम नेगेटिव से शो करेंगे उसको हम y नेगेटिव कहते हैं। ये जो पॉइंट है ये हमारा मूल बिंदु है, जिसको ओरिजिन कहते हैं। जैसे आप कहीं से चलना स्टार्ट करते हो तो जो मेन पॉइंट होता है जहाँ से आप कहीं का डिस्टेंस मेज़र कर रहे हो या कहीं से कहीं जा रहे हो, वो जो पॉइंट होता है वो क्या है, ओरिजिन। और यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू क्या होती है, 0। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो ओरिजिन होता है वहाँ पे x और y की वैल्यू क्या होती है, तो 0 0 0,0, ये क्या आएगा, इसका लोकेशन किसका, ओरिजिन का, ठीक है। अब अब हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट का कर लिया, साइन क्या होता है, प्लस प्लस। अब सेकंड क्वाड्रेंट में देखो, ये ऊपर वाला तो प्लस है y का, और x का किसका है, नेगेटिव का है। थर्ड में देखोगे दोनों ही नेगेटिव से बन रहा है, इसलिए यहाँ जो साइन यूज होता है वो माइनस माइनस, और यहाँ x का पॉजिटिव और y का नेगेटिव। तो यहाँ आपने साइन भी देख लिया, यहाँ आपने ओरिजिन पे देख लिया कि 0 0 आता है, ये साइन देखे। अब आपसे ना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, जैसे कि मान लो 3,4 ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, किस चतुर्थांश में आएगा। तो देखो इसका भी साइन पॉजिटिव और इसका भी साइन पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव कहाँ आ रहा है, फर्स्ट में, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे -3,4 दे दिया जाए, x का नेगेटिव और y का पॉजिटिव, x का नेगेटिव y का पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपको यहाँ पे दे दिया जाए 2,-4, x का पॉजिटिव y का नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं इसमें, ठीक है। अब एक और जो इसमें बनता है डैट इज एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, उसको हम ध्यान से समझेंगे। सिर्फ 2 मिनट आप वेट करोगे कि इसमें से एक अच्छा क्वेश्चन मैं पिक करती हूँ, फिर हम सॉल्व करेंगे इसे। हाँ, जैसे एक नंबर आपसे सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट दे दिया गया, इसको हमने ले लिया 1 2 3 4 5 और 6, और आपसे ये पूछ लिया जाए, है ना, कि इसको आप किस तरीके से लोकेट करोगे, इसका क्या आएगा। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे x के लिए हम वैल्यू क्या लिखेंगे, 3, और y के लिए क्या लिखेंगे, 0। ऐसे ही मान लो अगर कोई पॉइंट यहाँ दे दिया गया, यहाँ भी मैं लिख देती हूँ 1 2 3 4, वैसे आपको ये लिखा आएगा, और इसका पूछ लिया जाए
तो आप लिखते कैसे हो उसे ध्यान से देखना। पहले हम x की वैल्यू लेते हैं और फिर हम क्या दिखाते हैं, y, क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव पेपर में लोकेट करने को तो नहीं आएगा ना, यहाँ आपसे जस्ट पूछा जाएगा कि पोजीशन बताए, x एंड y की पोजीशन आपको लिखनी होगी। ठीक है, अब मान लो आपसे कोई एक ऐसे दे दिया गया 2,0 और एक दिया गया है 0,4, ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि इसका क्या बताना है, पहले एब्सिसा और फिर आपको क्या बताना है, ऑर्डिनेट। तो एब्सिसा क्या होता है, एब्सिसा x को रिप्रेजेंट करता है और ऑर्डिनेट जो है वो y की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। और ये ऐसी केस में पूछा जाएगा जब a की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये क्या है आपका एब्सिसा और ये क्या है ऑर्डिनेट। बस ये दो इंपॉर्टेंट थे, बाकी ये लोकेट करने को आएगा और कौन से क्वाड्रेंट में लोकेट करने को आपको पेपर में तो नहीं दिया जाएगा, मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में है। फिर आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि ओरिजिन का लोकेशन क्या होता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिससे क्वेश्चन सिर्फ एक ही बनेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। एंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से सिर्फ आपसे कॉम्पिटिटिव पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो एक ही बन सकता है, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे। अगेन वर्ड हो गया लीनियर, मतलब पावर इज 1। 2 वेरिएबल मतलब इस बार 2 वेरिएबल होगा, जैसे कि यहाँ पे दे दिया गया x प्लस वाई प्लस 4, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। x की भी पावर 1 है, y की भी पावर 1 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है। चूंकि यहाँ 2 वेरिएबल है इसलिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। अब यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे वो ये है कि आपसे बोला जाएगा, सपोज एक एक्सप्रेशन आपको दिया गया है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9.35 बार। अब आपसे बोल दिया जाएगा कि क्या ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करने को। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। सबसे पहले आपको इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लाना है। तो ये देखो ax और by तो ऑलरेडी है, c को बस हमें इस तरफ ले आना है। तो ये क्या हो गया, 2x प्लस 3y माइनस 9.35 इक्वल्स टू 0 हम कर देंगे। किससे मैच करना है, स्टैंडर्ड इक्वेशन से। स्टैंडर्ड इक्वेशन इज व्हाट, ax प्लस by प्लस c। अब यहाँ से देखो a किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल, b किसके इक्वल आ गया, 3 के इक्वल, और c किसके इक्वल आ गया, माइनस 9.35 बार के इक्वल। तो बस यही क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकता है। बाकी जो क्वेश्चंस है वो लोकेट करने वाले हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। इस चैप्टर से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से सिर्फ समझना क्या था कि इसको हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोलेंगे, क्योंकि दोनों की पावर 1 है और 2 वेरिएबल यूज हो रहा है, इसलिए क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है इसका, तो ax प्लस by प्लस सी। और ये इसलिए याद रखना है क्योंकि यहाँ हमसे हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a b एंड c हियर। आपको कोई भी एक एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा जिससे आपसे इसका आंसर पूछ लिया जाएगा। तो बस यही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब जो क्वेश्चंस जो इसके बाद ऐसे चैप्टर्स जिससे आप इजीली स्कोर कर सकते हो, दैट इज हीरोन्स फॉर्मूला। अब एक चैप्टर और मैं आपको कवर करवा देती हूँ, इसके बाद जो चैप्टर्स हैं वो एंगल से रिलेटेड चैप्टर है, जिसे कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर इस चैप्टर नंबर 12 है, और चूंकि आपके ये टॉपिक में है हीरोन्स फॉर्मूला, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं पेपर में। तो ध्यान से देखिए, इसका यूज़ बेसिकली हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। जैसे आपको पता होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है ना, समकोण त्रिभुज जिसको आप कहते हो, उसकी एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आपका आता है वो क्या होता है, 1/2 b इंटू एच।
1/2 बेस इंटू हाइट, आधार गुणे लंब करते हो आप। लेकिन अगर ऐसा ट्राइंगल नहीं है, कोई भी ट्राइंगल हमें दे दिया जाए, स्केलिन ट्राइंगल, एनी ट्राइंगल, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? बिना फॉर्मूला के, मतलब लाइक जिसका आपका फॉर्मूला डिराइव करना डिफिकल्ट है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम हर जगह क्या अप्लाई करेंगे? हीरोन्स फॉर्मूला को। तो एक क्वेश्चन के साथ साथ मैं फॉर्मूले को सॉल्व कर बताती हूँ आपको, ताकि क्वेश्चन भी समझ आ जाए और साथ साथ हमारा जो एम है वो भी कंप्लीट हो जाए। यस, अब ऐसा करते हैं हम, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। क्वेश्चन इज, ध्यान से देखिएगा आप सभी, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल whose sides are 18 centimeter and 10 centimeter and perimeter is 42 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। क्या दिया गया है? एक ट्रायंगल जिसकी दो साइड आपको गिवन है और पेरीमीटर गिवन है, हमें एरिया फाइंड आउट करना है। हम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं किसको? हीरोन्स फॉर्मूला को। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है? ट्रायंगल बना लेना किसी भी साइड को। सपोज एक साइड को हम 18 मान लेते हैं, इस वाली साइड को हम 10 मान लेते हैं, ये साइड हमें नहीं पता है, इसको x मान लेते हैं, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है? पेरीमीटर। अब आपको पता है पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? किसी भी फिगर के लिए हम अप्लाई कर ले, इसका मतलब है सम ऑफ इट्स साइड। चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, किसी के लिए भी पेरीमीटर का मतलब ही क्या है? सम ऑफ इट्स साइड्स। तो यहाँ जो साइड्स है वो क्या है? 18 + 10 + x, और पेरीमीटर की वैल्यू कितनी दी गई है? 42। तो p के नीचे क्या लिख दोगे? 42। अब ये 42 किसके इक्वल आ जाएगा? 18 + 10 विच इज 28 + x। यहाँ से जब आप x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या मिलने वाला है? 42 में से आपको कर देना है 28 को माइनस, क्या आ गया? 14। x की वैल्यू आ गई 14। अब इस x की जगह हम लिख देते हैं 14। ठीक है, ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिया? पेरीमीटर। अब जब हम पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद पेरीमीटर तो ऑलरेडी हमें गिवन है, हमने साइड भी फाइंड आउट कर लिया। 14 सेंटीमीटर हमारा साइड आ गया, आप यहाँ cm लिख सकते हो। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना होता है s। s इज व्हाट? सेमी पेरीमीटर। सेमी का मतलब आधा, इसको बोलते हैं अर्ध परिमाप हिंदी में, ठीक है ना? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर क्या है? 42। 42 का हाफ करोगे तो क्या आ जाएगा? 21 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब हमें क्या करना है? इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो अब हम देख लेते हैं आखिर फॉर्मूला क्या है। तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो किसके इक्वल होता है? √s × s - a × s - b × s - c। ठीक है, अब जो s है वो क्या है? सेमी पेरीमीटर, जो कि आपने क्या निकाला? 21। नेक्स्ट इज 21 - a b c, ये क्या है? साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। किसी को भी a मान लो, किसी को भी b, किसी को भी c, इट्स अप टू यू कि आप कौन से साइड को a मान रहे हैं, b मान रहे हैं और c मान रहे हैं। ठीक है, सपोज मैंने 18 को a माना है तो हम यहाँ 18 लिखेंगे। नेक्स्ट में हम 21 - b विच इज 10, तो यहाँ हम 10 लिखेंगे, और थर्ड में हम 21 - 14 कर देंगे। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा? 21 में से 18 को माइनस करोगे 3, 21 में से 10 को माइनस करोगे 11, और 21 में से इसको माइनस करेंगे तो क्या आ गया? 7। यहाँ तक तो सभी सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि जस्ट वैल्यू पुट करनी थी। अब करना क्या है? यहाँ पेयर बनाना है, क्योंकि अंडर रूट साइन के नीचे है तो आपको दो दो का पेयर बनाना होगा, है ना? तो यहाँ अगर हम इसको ब्रेक करें 21 को, तो हम कैसे लिख सकते हैं? 3 × 7। और ये पेयर बनाना भी कैसे? तो यहाँ जो स्मॉलेस्ट नंबर है ना उसको देखना और उसके टर्म में तोड़ने की कोशिश करना ताकि पेयर बने। 21 की जगह हमने क्या लिखा? 3 × 7। अब 3 की जगह, ये वाले 3 की जगह 3 लिख दोगे, और 11 की जगह 11 लिख दोगे, और 7 की जगह 7। अब देखो 3 और 3 इसका पेयर बन गया। अब इसको हम बाहर कर सकते हैं। वैसे ही 7 और 7 का पेयर बन गया, इसको हम बाहर कर सकते हैं। रह क्या गया? 11। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 33 √11। और चूंकि हम निकाल क्या रहे हैं? एरिया
और यूनिट क्या दी गई है हमें सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। पेरीमीटर सिर्फ सेंटीमीटर में आता है। एरिया का मतलब ही क्या होता है कि आप लंबाई और चौड़ाई को, लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 33√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हीरोन्स फॉर्मूला को किस तरीके से अप्लाई करते हो और हम कैसे इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। हो सकता है रेशियो में भी क्वेश्चन हो, तो एक क्वेश्चन लास्ट है ये क्वेश्चन, जिसे हम रेशियो के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और जल्दी से हम इसे सॉल्व करेंगे। और आज का हमारे ये ऑलमोस्ट 4 to 5 चैप्टर्स हमारे कवर हो गए। अब जो इम्पॉर्टेंट है वो है आपके एंगल से रिलेटेड, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी। सपोज एक हमें रेशियो दिया गया है ट्राइंगल के साइड का 12:17:25 एंड पेरीमीटर की वैल्यू दी गई है 540। ये क्या है आपका ABC और आपको फाइंड करना है एरिया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो ट्राइंगल बनाना है फटाफट पेपर में भी 12, 17, 25 और जहाँ कहीं भी रेशियो दिखे, अनुपात दिखे, एक्स लगा देना है पीछे। सबसे पहला हमने फॉर्मूला में क्या देखा, क्या निकालना होता था, पी, हिंदी में क्या कहते हैं परिमाप। ये निकालना क्या होता है, सबके साइड के प्लस के इक्वल 25x + 17x + 12x। और चूंकि इसकी वैल्यू किसके इक्वल है 540 के इक्वल, अब इसको प्लस कर दो 2799 + 5 = 14, 54x, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है उसको उसी साइड में रखते हैं, उसके साथ वाले नंबर को नीचे ले आएंगे, डिवाइड में, मल्टीप्लाई में है तो इसको सॉल्व करोगे 10 टाइम्स में गया, x की वैल्यू क्या आ गई 10। अब ये जो वैल्यू आई ना x की 10, उसको हर जगह यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये रेशियो था, अब तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालोगे ना, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, जहाँ जहाँ x है वहाँ 10 से मल्टीप्लाई करो। अब देखो ये नया साइड क्या बन के आ गया आपके सामने, 12 को 10 से करोगे 120, ये तो बहुत ईजी है 170, और ये क्या आ जाएगा 250। क्या निकालना है, फॉर्मूला अब सीधा अप्लाई करना है। फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए s चाहिए, s किसके इक्वल होता है p/2 के इक्वल 540/2 विच इज 270। फॉर्मूला क्या है हमारा s × s - a × s - b × s - c। s क्या आ गया 270, 270 - 120, 270 - 170 एंड 270 - 250। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये क्या आ जाएगा, यहाँ तक तो आप सभी कर सकते हैं, आगे फर्दर स्टेप्स देख लेना। इसको जब माइनस करोगे तो 150 आ जाएगा, इसको माइनस करोगे तो 100 आ जाएगा, और इसको माइनस करोगे तो 20 आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या बोला आपको कि आपको ब्रेक कैसे करना है कि जो स्मॉलेस्ट नंबर है ना उसके मल्टीपल हो। तो हम यहीं से पहले ट्राई कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ क्या कर सकती हूँ, 270 को मैं क्या लिख सकती हूँ 3 × 9, 3 9 = 27 × 10। वैसे ही हम इसको 15 को पहले ब्रेक कर लो, 3 × 5 आ जाएगा 3 × 5, और इस 0 की जगह हम 10 लगा सकते हैं। फिर हम क्या कर सकते हैं 100 को 10 × 10 लिख सकते हैं, और 20 को हम क्या लिख सकते हैं 10 × 2 या 2 × 10, जो भी हम लिखें, ठीक है। अब देखो 3 और 3 इसका पेयर बन गया, इसको हम पहले कर लेते हैं बाहर। फिर हम क्या कर सकते हैं यहाँ 9 एक्चुअली में क्या होता है 3 × 3, तो इस 9 की जगह भी हम एक 3 बाहर लिख सकते हैं। फिर वैसे देखो 2 10 यहाँ हो गए, तो एक 10 को हम बाहर कर सकते हैं। फिर वैसे यहाँ एक 10 बन गया और यहाँ एक 10 बन गया, इसको भी आप बाहर लिख सकते हो। फिर आगे देखो और हम क्या ब्रेक कर सकते हैं, ये सारे नंबर तो कवर हो गए, ये 5 आ गया और ये 2 आ गया, तो ये भी क्या बन जाएगा 10, और एक और 10 है तो ये भी 10 आ गया बाहर। सारे नंबर रूट से बाहर आ गए, मल्टीप्लाई कर दो 3 3 9, और कितने 0 3 0 पीछे, तो 9000। और किस यूनिट में है ये हमारा, तो पेरीमीटर से हम पता कर सकते हैं कि किस यूनिट में था। तो पेरीमीटर जो था ना वो सेंटीमीटर में गिवन था, तो यहाँ आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में सेंटीमीटर मीटर नहीं हो तो आपके ऑप्शन में होगा स्क्वायर यूनिट। जब यूनिट मेंशन नहीं होती है तो आंसर ऐसे ही आता है, ठीक है।
तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 9th के जिसे कि हमने कवर करा। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लास 9th के सारे चैप्टर्स को कवर करवा दूंगी। आई होप सो आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें सो डेट मैक्सिमम लोगों को इस वीडियो के थ्रू बेनिफिट मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।